चलिए आइए दोस्तों, अब हम पीजीबीपी के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पीजीबीपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कहते हैं कि मिस्टर वेनस करके नाम दे रखा है, खैर नाम तो जो भी हो। कहता है कि एंगेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन करके आए हैं और पीजीबीपी हमारे दिमाग में है तो हमें याद रहता है कि डेप्रिसिएशन की बात होती है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर एक कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्ति को मिलता है। एक मैन्युफैक्चरर हो तो मिले जाएगा, दूसरा पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पर्सन हो तो उन्हें मिल जाएगा। उनके अलावा किसी को ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि ये मैन्युफैक्चरर है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अगर पॉइंट हुआ तो इनको मिलेगा। ठीक है, ये तो हमें सोच लिया है, अभी कुछ कहा नहीं है, हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ सोच रखा है कि अगर मैन्युफैक्चरर है और डेप्रिसिएशन का अगर कुछ भी पॉइंट कहेंगे तो हमें याद है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इनको मिलेगा। लेकिन कैसे, किस पे मिलेगा सर? प्लांट एंड मशीनरी पे, जो कि न्यूली परचेज है। सेकेंड हैंड पे नहीं मिलता, अगर ऑफिस में डाल दिया तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूली परचेज होना चाहिए और आपके बिजनेस में डालना है, ऑफिस पर्पज़ के लिए नहीं डालना है। इस पे बेस हमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन देख चुके हैं। नीचे कहता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई के अंदर, मतलब कि विद इन इंडिया ही है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो WD दे रहा है, जो प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च को हमारे पास में थी। उसकी इन्फॉर्मेशन है कि 30 लाख रुपीज़ की यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका इतना बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहता है ये 2022-23 का है, देखेंगे क्या चीज़ है। इसके बाद कहता है कि न्यू मशीनरी परचेज करा है 1/9/2023 को। न्यू मशीनरी परचेज करा है और कुछ भी ना कहा हो तो हम मान के चलेंगे कि वो हमने बिजनेस में ही डाला है, मतलब कि ऑफिस पर्पज़ नहीं है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ना कहा हो तो, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, अगर कुछ कहा है तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे। इसके बाद वापस से एक न्यू मशीनरी परचेज करा है 1/12/23 को। ठीक है, 1/12/23 को 8 लाख का। इसके बाद कंप्यूटर भी परचेज़ करा है और इस पे हम इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है कि कंप्यूटर जो है वो एक अलग मशीनरी है। ठीक है, अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे टेक्नोलॉजी जो भी है, आप इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से, वो खास करके जब डेप्रिसिएशन की बात करें तो कंप्यूटर को भी प्लांट एंड मशीनरी में ही इंक्लूड किया गया है। इवन बुक्स आपके जो है, ठीक है, उस पर भी 40% का डेप्रिसिएशन लेना होता है, वो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी है और अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया है, मतलब कि एज़ पर प्रोविज़न, तो इस पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन ऑफिस पर्पज़ में डाल दिया तो नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी इलस्ट्रेशन के वक्त। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। हर बार तो हम यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, एक बार तो पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कि असेट को हमने अकाउंट पे ही चेक से परचेज़ किया है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद कहता है कि पुट टू यूज़ हमने इमीडिएटली किया है। ठीक है, पुट टू यूज़ तुरंत हमने कर दिया है, तो आप जो परचेज़ की डेट है उसे ही पुट टू यूज़ मान के चलेंगे और 180 डेज़ वगैरह की कैलकुलेशन उसी डेट से कर लेंगे, राइट। इसके बाद न्यू मशीनरी परचेज़ करा है 1/12/23 को, मतलब कि जो न्यू मशीनरी परचेज़ किया था ये वाला, उसके बारे में कुछ कह रहा है। कहता है कि एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। ओहो, ये तो ऑफिस में आपने कर दिया। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देना कि ये जो 1/12 को परचेज़ किया वो और कंप्यूटर, ये दो चीज़ जो है ना, वो ऑफिस में डाल दिया है। ऑफिस में डाल देने का मतलब है कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा। कंप्यूटर पे 40% मिलता है, मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% मिलता है, मिल जाएगा। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कंडीशन थी वो फॉलो नहीं की। ठीक है, कंडीशन ये थी कि ऑफिस पर्पज़ में आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ करेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद यहाँ पे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अ न्यू मशीन हैड बीन परचेज ऑन 31/10/22 को। ठीक है, फॉर द 10 लाख रुपीज़ हमने एक न्यू मशीनरी परचेज करा है। ठीक है, 31/10/22 को। कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड देयरऑन।
इसका क्या मतलब हुआ देखेंगे सॉल्यूशन करते वक्त, अभी पढ़ के रखते हैं और मार्क करके रखते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 15% है, मान के चलिए, ठीक है। वैसे भी हम प्लांट एंड मशीनरी पे 15% ही होता है, लेकिन इसने अच्छा हुआ कह दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी पे वगैरह पे 15% लेके चलना। इसके बाद एसएससी हैज़ नॉट बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब कि इनके पास कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब कि जो भी है यही है, ठीक है। ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं अच्छे से कि किस तरीके से हम इसे सेट ऑफ करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कंप्यूट करिए डेप्रिसिएशन अवेलेबल, देख लीजिए कंप्यूट करने के लिए कह रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना अवेलेबल होगा इस असेसी को, लेकिन कहता है कि दो केस के हिसाब से आंसर दीजिए। पहला कि ही एक्सरसाइज शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSc 1A। अब ये न्यू अमेंडमेंट है, ठीक है। इस पे हम एक इलस्ट्रेशन तो देख चुके हैं। कौन सा इलस्ट्रेशन था, टॉपिक क्या था उसका, उसका टॉपिक था रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला खर्चा, ठीक है, जिस पे 100% अलो होता है। लेकिन उस टॉपिक में न्यू अमेंडमेंट भी आया था, और न्यू अमेंडमेंट यही था, ठीक है। सेक्शन 115 BSc 1A और 115 BSc, ठीक है, ये दो सेक्शन था। तो दो जगह न्यू अमेंडमेंट आई है इस बार के लिए, ठीक है। वो अमेंडमेंट मैं आपको वापस से याद करवा दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन आ जाएगा मुझे लगता है एग्ज़ाम के अंदर। देखिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट में आई है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट में आई है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट में क्या आई है सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट में कुछ इस तरीके से है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप खर्चा करते हैं या फिर खर्चा खुद करते हैं या फिर किसी को पे कर देते हैं, ठीक है, कोई नोटिफाइड है या फिर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसमें परचेज कर देते हैं तो आप 100% डिडक्शन उसका ले सकते हैं। लेकिन इसमें अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से थी कि अगर आप खुद एक्सपेंस इनकर करते हैं, ठीक है, याद करवा रहा हूँ, बाकी इस पे तो हम इलस्ट्रेशन देख चुके हैं, राइट। एक्सपेंस अगर इनकर करते हैं, एक्सपेंस अगर इनकर करते हैं तो कहता है कि आपने कोई भी सेक्शन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि 115 BSc हो या फिर 115 BSc 1A हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 100% डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100% आप डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट अप्रूव्ड या फिर नोटिफाइड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट को आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, खुद खर्चा नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आपके पास में 115 BSc होगा वो पर्सन, या फिर होगा 115 BSc 1A वाला, ठीक है, 115 BSc 1A वाला पर्सन। यहाँ पे कहते हैं कि 115 BSc वाला जो पर्सन है, ठीक है, उसे ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, जबकि 115 BSc 1A शिफ्टिंग आउट वाला जो रिजिम है, न्यू प्रोविज़न है, उस पे आपके पास में अलाउ कर दिया जाएगा 100% के हिसाब से, 100% आपका अलाउ कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न थी जिसमें हमने इलस्ट्रेशन देखा है आपके मॉड्यूल में ही, वो इलस्ट्रेशन है, न्यू अमेंडेड इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उसे अच्छे से देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन पे बेस आपका है, ठीक है। इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको करवा दिया है, वहाँ पे ये प्रोविज़न आपको पढ़ा दी थी। इसी के साथ यहाँ पे जो न्यू आया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से रिलेटेड, ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1 आप कह सकते हैं, ठीक है। इस पे क्या है सर, ये 115 BSc वाला ही है, ठीक है। इसमें कुछ ये कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन की बात करें, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये पॉइंट जो था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट में एक अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट तो सेम ही 115 BSc वाली। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले में भी अमेंडमेंट डाली है, डेप्रिसिएशन में भी वही 115 BSc वाली, ठीक है। तो दो जगह ये डाल दी गई है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको वापस से बता दूँ, कोई नया पॉइंट नहीं है, सिंपली कहता है, छोटा सा पॉइंट कहता है कि नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करें जो नॉर्मल रेट के हिसाब से आपको मिलता है, तो कोई भी पर्सन हो आप चाहे 115 BSc वाले हो, ठीक है, आप चाहे 115 BSc 1A वाले हो, ठीक है, दोनों को अलो है, दोनों को अलो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब बात करें हम एडिशनल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल में भी किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो मैन्युफैक्चरर और पावर जनरेटर डेवलपमेंट वाले को, ठीक है। अगर वो पर्सन है आप, तो उसमें भी आपको अंदर एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या वो 115 BAC वाला पर्सन है या फिर 115 BAC 1A वाला पर्सन है। हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 115 BAC वाला है तो उसे तो अलाउ नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 1A वाला है तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दोनों जगह आपको बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है, सेक्शन 115 BAC 1A वाले में आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। इतना सा यहाँ पे एक अमेंडमेंट था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी पे ही बेस्ड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, आइए सोल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सिंपली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे। मतलब कि नॉर्मल हम किसे कहते हैं, नॉर्मल हम 115 BAC 1A को कहते हैं। नॉर्मल मतलब कि सब कुछ एज पर प्रोविजन नॉर्मली जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 115 BAC सिर्फ बात करें तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे केस नंबर 1 देखते हैं, जो 115 BAC 1A की बात करता है, जिसमें नॉर्मल प्रोविज़न जो अप्लाई होती है वो मिल जाएगी, जो डिडक्शन मिलता है वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 35 AD भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है 115 BAC में। 35 AD का जो डिडक्शन होता है वो भी नहीं मिलता, वो भी न्यू अमेंडमेंट है, ठीक है। लेकिन वो आप क्लास में पढ़ेंगे, हमारा IC मॉड्यूल बैच है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बताऊँ तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली अलाउेबल है, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन नहीं देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मली जो चीज़ अलाउेबल है एज़ पर रूल, वो सारी चीज़ें देखिए। डिडक्शन वगैरह अलाउ है, वो सारी चीज़ें लिखिए, ठीक है। एक कैलकुलेशन वर्किंग नोट बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए सॉल्यूशन के हिसाब से मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एक नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे भी गिवन है ऐसे मॉड्यूल में। कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो जो WDV अवेलेबल है, WDV के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 30 लाख की WDV है। अब 30 लाख की WDV है, जिस पे हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। डेप्रिसिएशन कहा है 15% है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 15% है, तो करिए 15%, 30 लाख इंटू 15%। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4.75 लाख रुपीज़, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। अब WDV पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इसका मतलब ये पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका, ठीक है। ये पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका। अब नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है 22-23 का 4.75 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन आपको अलग से दे रखा है। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन 2022-23, मतलब कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है। इसका मतलब है कि ये 30 लाख जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो 30 लाख अमाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन अभी तक लेस नहीं हुआ है। तो वो डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा, उसके बाद 15% आप माइनस करेंगे, 15% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ये 15% कैलकुलेट कर दिया, हालांकि वो 15% ही होगा, 30 लाख का 15% करेंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को ये अमाउंट कितना रहेगा, तो ये अमाउंट 30 लाख नहीं है। यहाँ पे अलग से डेप्रिसिएशन देने का मतलब है कि 30 लाख में अभी भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उसके बाद आपको 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू नहीं है 30 लाख। 30 लाख में से माइनस करना पड़ेगा पहले, डेप्रिसिएशन अलग से देने का मतलब ये है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस करके मैं ओपनिंग WDV लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाता है 25.25, ठीक है, लाख रुपए है। तो 25.25 लाख रुपीज़ आपके पास में आ जाता है। 30 लाख रुपीज़ में से 4.75 ये आ गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस पे नॉर्मली मिलता है, एडिशनल नहीं मिलता, ठीक है। इस पे नॉर्मली मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक कैलकुलेशन हम खुद से कर लेते हैं फास्टली। ये लीजिए, हम लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे अपनी ओपनिंग बैलेंस क्या 30 लाख रुपीज़ है। आंसर इज़ नो, 25.25 लाख रुपीज़ है।
इस पे 15% के हिसाब से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल ओपनिंग पे नहीं मिलता, राइट, न्यू मशीनरी पे मिलता है। तो यहाँ पे 15% करेंगे, 25.25 इंटू 15%, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3.79 कर देता हूँ, 3.79 लाख रुपीज़, ठीक है, ये लाख। ये नॉर्मली डेप्रिसिएशन की बात करें, एकदम नॉर्मल केस, ठीक है। अभी हम 115 BSc 115 BSc 1A अभी नहीं देख रहे, नॉर्मली जो मिलता है एज पर प्रोविजन हम वो बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपका क्या निकल के आएगा, 115 BSc 1A वाला ही निकल के आएगा, क्योंकि 115 BSc 1A का मतलब होता है नॉर्मल, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन ये खत्म, ये खत्म। न्यू मशीनरी परचेज किया है, न्यू मशीन परचेज किया है, ठीक है, न्यू मशीन परचेज किया हमने, ठीक है, न्यू मशीन। ये शॉर्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको सिंपली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है, और कुछ नहीं। तो न्यू मशीन प्रोवाइड हमने परचेज किया 1/9 को, ठीक है, और 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का न्यू मशीन परचेज किया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अगर नॉर्मल केस की, तो डेप्रिसिएशन आपको 15% के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा है, मैंने कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी कराना सिखा दिया है इलस्ट्रेशन पार्ट में, तो ठीक है। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई थी, जहाँ पे 180 दिन है या फिर नहीं है हम देख सकते हैं, राइट, एक डेट याद रखनी होती है और कुछ नहीं, जो कि मैं इलस्ट्रेशन पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है उस ट्रिक के हिसाब से 180 दिन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा परसेंटेज मिलेगा, 180 दिन से ज़्यादा, इसलिए 15% के हिसाब से 10 लाख इंटू 15%, तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़ आपके पास में मिल जाएगा। और आपके पास में डेप्रिसिएशन एडिशनल भी मिलेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन एडिशनल भी मिलेगा, 20% के हिसाब से मिलता है। ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल मतलब कि 115 BSc 1A वाला जो है वो नॉर्मल केस ही है, राइट। तो ये नॉर्मल केस की बात कर रही है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज़ है, अच्छे से लिख देते हैं, 1.5 लाख रुपीज़। और यहाँ पे आपका 20% करेंगे अगर, 10 इंटू 20%, तो 2 करोड़, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज़, 2 करोड़, 2 लाख रुपीज़ आपके पास में निकल के आएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ये पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद न्यू मशीन परचेज़ किया है 1/12 को, मतलब कि 180 दिन से कम हो गया, मतलब कि हाफ रेट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, ये ऑफिस पर्पज़ के लिए लिया था, ठीक है, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो न्यू मशीन आपके पास में कितना आया, न्यू मशीन जो आपने परचेज़ किया है, ठीक है, कितने का परचेज़ किया, 8 लाख रुपए का, 8 लैक्स, जिस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन एडिशनल नहीं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% के हिसाब से, लेकिन हाफ रेट रहेगा, 15 भी नहीं, हाफ रेट 7.5%, ठीक है। तो 7.5% के हिसाब से ही मिलेगा। तो 8 इंटू 7.5% मतलब कि 0.6 लाख रुपीज़, ठीक है, ये इन लाख रुपीज़ आपके पास में आ जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके बाद कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर परचेज़ करा है, वो भी ऑफिस पर्पज़ में ही डाल दिया है। कहता है 3/1/2024 को, मतलब कि ये भी आपका 180 दिन से कम ही रहा। कितने का परचेज़ किया, 4 लाख। ये सेम इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं इस तरीके का, इसलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डेप्रिसिएशन आपको हाफ रेट के हिसाब से मिलेगा, 7.5%। अच्छा, ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर पे 40% होता है, और 40 का हाफ मतलब कि 20%, 20% डेप्रिसिएशन अलो किया जाएगा। तो 40 इंटू 20% मतलब कि 0.8 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हमने रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। अब यहाँ पे इस पे बेस ये है, जैसे ही आप वर्किंग कर लेते हैं, इससे आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए इसका सॉल्यूशन अब देखना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा रहेगा। सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाइए, अब तुरंत यहाँ पे आपका काम हो जाएगा तुरंत।
हमने जो वर्किंग कर ली उससे यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला केस वो देख लेते हैं जो कि नॉर्मल केस होता है, मतलब कि आपके पास में 115 बीएससी 1 ए के हिसाब से। उसके बाद सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस अगर 115 बीएससी वाला पॉइंट हो तो, ठीक है? दोनों केस के हिसाब से आंसर पूछा है, इसलिए सबसे पहले हम नॉर्मल केस मतलब कि 115 बीएससी 1 ए वाला केस देख लेते हैं। अपने वर्किंग को ओपन रखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो वर्किंग जो हमने की है वो 115 बीएससी 1 ए के हिसाब से ही होता है, क्योंकि वो नॉर्मल केस होता है, ठीक है? तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन की ये बात कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का अलग, कंप्यूटर का अलग इन लोगों ने कैलकुलेशन दिखाया है, ठीक है? तो देखिए, ओपनिंग यहाँ पे 3.79, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन मिलेगा नॉर्मल, ठीक है? इसके बाद न्यू मशीनरी परचेज़ किया था 10 लाख रुपए का, जिस पे आपको 15% के हिसाब से एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलना था, यहाँ पे देख लीजिए 1.5 लाख रुपए, ठीक है? और एडिशनल 2 आपको लाख रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था उसी पे, तो ये देख लीजिए 2 लाख, ठीक है? इसके बाद न्यू मशीनरी 8 लाख रुपए का परचेज़ किया था, 7.5% के हिसाब से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलना था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था क्वेश्चन में, क्या पॉइंट था? कि परचेज़ किया है वो 180 दिन से कम है, 180 दिन से कम है इसलिए हाफ रेट मिला था, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये रहा एक 0.60, ठीक है? मतलब कि 0.6 लाख रुपीज़ ये आपका कंप्लीट। इसके बाद एक कंप्यूटर परचेज़ किया था जिस पे 0.8 के हिसाब से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.8 ही, ठीक है? इसकी पूरी की पूरी टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका इसी दोनों के टोटल से मैच करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल केस है। वहीं पे अगर ये केस ख़त्म हो जाता है, राइट? हमने जो कैलकुलेशन की है आप देख लीजिए कितना आसान हो जाता है इस चीज़ से। डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है अमाउंट। अब यहाँ पे बात करें, अगर 115 बीएससी वाला पर्सन है, तो याद रहे इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा। तो ओपनिंग पे आपका 3.79 नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद न्यू मशीनरी परचेज़ करा था 10 लाख रुपए का, 15% के हिसाब से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज़ नो, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा सारी चीज़ें मिल जाएगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन वापस 0.6 लाख मिल जाएगा। 0.8 लाख कंप्यूटर पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन एडिशनल नहीं मिलेगा, बस इतना फ़र्क होता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, बाकी सब चीज़ अलाउ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टोटल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि न्यू अमेंडमेंट पे बेस्ड था, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।